Good morning students. Today's our topic is consumer budget and its shifting और rotation. So shifting और rotation का टॉपिक आप तो भी अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आपको कंज्यूमर बजट का मीनिंग क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बजट। सो कंज्यूमर बजट मीन्स कंज्यूमर बजट क्या होता है? कंज्यूमर बजट देखो, इकोनॉमी में हर एक पर्सन, चाहे वो पुअर है चाहे वो रिच है, हर एक पर्सन अपना बजट बनाता है, चाहे वो मंथली बजट हो चाहे वो ईयरली बजट हो। मीन्स हर एक परिवार जो है वो अपनी कंजम्पशन का बजट ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने से रोकता है। सो बजट मीन्स कि हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने खर्चों का एक शेड्यूल बनाते हैं ताकि हमारे जो खर्चे हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर हैं जो वो हमारी इनकम से कहीं ज़्यादा ना हो जाएं। सो उसे बोलती है कंज्यूमर बजट, जो एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए बनाता है। सो कंज्यूमर बजट है क्या? प्रॉपर डेफिनेशन कंज्यूमर बजट की। सो कंज्यूमर बजट shows the consumption possibility for the consumer with a given income and price of good one and good two. मीन्स वैसे तो हमने अपनी रियलिटी में बहुत सारी चीज़ों का बजट बनाना होता है, रियलिटी ऑफ लाइफ में। जैसे मीन्स मंथ में हम सिर्फ 2 ही चीज़ें कंज्यूम नहीं करते, बट फिर भी ये थ्योरेटिकल वे में चीज़ को समझाने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट का कंज्यूमर बजट बनाया है। सो कंज्यूमर बजट क्या है अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट? कि कंज्यूमर बजट किसी भी कंज्यूमर की कंजम्पशन की पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि अपनी इनकम के साथ और 2 गुड्स की प्राइस के साथ वह उन 2 चीज़ों को मैक्सिमम कितना ले सकता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना कि वो अपने पैसों के साथ 2 चीज़ों की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ले सकता है, ये उसका कंज्यूमर बजट जो है वो शो करता है। सो कंज्यूमर बजट में हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो इतने पैसों से हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ले सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने कंज्यूमर बजट के साथ। तो कंज्यूमर बजट का टॉपिक थ्योरेटिकल वे से स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले लेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट चीज़ हमने लेट की है दोनों चीज़ों की प्राइस। ठीक है, यहाँ पर मैंने गुड 1 और गुड 2 लिखा है, आप गुड X गुड Y कुछ भी लिख सकते हो, टी कॉफ़ी एनीथिंग या कुछ भी। सो हमने 2 चीज़ें ली हैं, एक है गुड 1 और दूसरी है गुड 2, और दोनों का रेट हमने फिक्स कर लिया। सोच लिया कि गुड 1 2 रुपीज़ पर यूनिट की है और गुड 2 1 रुपीज़ पर यूनिट की है। यहाँ पे आप किसी कैंडी की एग्जांपल भी ले सकते हो कि कोई कैंडी है जिसका रेट 2 रुपीज़ पर कैंडी है और एक ऐसी कैंडी है जिसका 1 रुपीज़ पर कैंडी है। सो दोनों चीज़ों के प्राइस हमने खुद लेट करने हैं, आप कितना भी प्राइस लेट कर सकते हो। और थर्ड चीज़ आपने लेट करनी है अपनी इनकम, कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो यहाँ पर लेट किया गया कि कंज्यूमर है वो 60 रुपीज़, ओनली 60 रुपीज़, कि कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ हैं। अब इन दोनों चीज़ों की अजम्पशन के साथ हमने कंज्यूमर का बजट बनाना है। तो सी टेबल में हमने इनकम कितनी लेट की है 60, हमने गुड 1 का प्राइस कितना लेट किया है 2 और गुड 2 का कितना लेट किया है 1। सो हमने ये देखना है कि अगर मैं 60 रुपीज़, मेरे पास मैक्सिमम 60 रुपीज़ हैं, अगर मैं अपने 60 रुपीज़ को 2 रुपीज़ वाली गुड पे जो है वो खर्चना चाहूँ तो मैं उस गुड के कितने मैक्सिमम यूनिट ले सकती हूँ। 60 रुपीज़ से 2 रुपीज़ वाली चीज़ के मैक्सिमम यूनिट कितने आते हैं? 30। अगर मैं सारे पैसे इस चीज़ पे खर्च कर रही हूँ, इट मीन दूसरे का तो कोई यूनिट नहीं आएगा। सो वहाँ पर हमने ज़ीरो जो है वो बिल्कुल सामने उसके ज़ीरो कोड कर दिया कि अगर सारी इनकम एक्स पे खर्चेंगे तो 30 यूनिट आएंगे, तो वाई का कोई भी यूनिट नहीं आएगा। क्लियर? और इसी तरह दूसरी साइड भी अगर हम अपने 60 रुपीज़ को 1 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट पे खर्च करना चाहें तो उसके मैक्सिमम कितने यूनिट आएंगे? 60। अब यहाँ पूरे के पूरे 60 रुपीज़ खर्च हो गए तो इट मीन्स 2 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट का तो कोई यूनिट नहीं आएगा। सो
दैट इज़ योर बजट, कि बजट ने आपको दोनों चीज़ों का मैक्सिमम कैलकुलेट करके दिखा दिया कि 2 रुपये वाली चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 यूनिट ही ले सकते हो और 1 रुपीज़ वाली चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा 60 यूनिट ही ले सकते हो। सो 30 और 60 आपकी कंज्यूमर बजट की जो है वो लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। सो इससे हमारी बजट लाइन ड्रॉ होगी कि हम गुड एक्स को या गुड 1 को मैक्सिमम 30 ले सकते हैं और गुड वाई को या गुड 2 जो भी आप नेम दोगे उसे मैक्सिमम 60 यूनिट दे सकते हैं। तो ये इस तरह हम एक इजी वे से एक शॉर्ट फॉर्म में कंज्यूमर बजट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंज्यूमर बजट हमें इनकम और प्राइजेस के साथ दोनों चीज़ों के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन दिखाता है कि हम दो चीज़ों को मैक्सिमम अपनी इनकम के साथ कितना परचेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर बजट क्या शो करता है। मतलब इसी टेबल की हेल्प से हमने जो है वो लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो वो कंज्यूमर बजट लाइन बन जाएगी। सी इस डायग्राम में आपने पूरे पॉइंट स्केल के साथ मैच करने हैं। ये डायग्राम हमने 2 अजम्पशंस के बेस पे बनाया। एक तो हमारे पास 60 रुपीज़ है और सेकंड जो एक्स वाली चीज़ थी उसका 2 रुपीज़ रेट फिक्स किया था और वाई वाली चीज़ का 1 रुपीज़ फिक्स किया था। तो पिछले जो हमने प्रीवियस पेज पे जो टेबल बनाया था, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हमने कैलकुलेट किया था कि जो 2 रुपीज़ वाली चीज़ है उसके मैक्सिमम 30 यूनिट्स हम परचेज कर सकते हैं और 1 रुपीज़ वाली चीज़ के मैक्सिमम हम 60 यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो 60 और 30 को हमने जब मैच कर दिया तो हमारी जो है वो बजट लाइन ड्रॉ होगी। तो दैट इज़ योर बजट लाइन। सो ये बजट लाइन है। ये बजट लाइन हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन दिखा रही है, मैक्सिमम अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि इन दो चीज़ों को हम मैक्सिमम इतना खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। मीन्स इस लाइन से बाहर सारे ही अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं, नॉन अटेनेबल पॉइंट्स हैं। मीन्स इस लाइन से बाहर हम कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो परचेज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको कंज्यूमर बजट का मीनिंग, उसकी टेबल, उसका डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वो क्लियर हो गया है तो आज हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक भी साथ में ही कर लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखो क्या करना है, हमने आज शिफ्टिंग या रोटेशन के 2 टॉपिक करने हैं। सो शिफ्टिंग और रोटेशन समझने के लिए पहले इस चीज़ का ध्यान दो कि जब हमने बजट लाइन ड्रॉ की थी उसमें हमने 2 चीज़ों को कांस्टेंट लिया था। फर्स्ट हमने प्राइस कांस्टेंट ली थी, ठीक है, और सेकंड हमने इनकम कांस्टेंट ली थी। अगर प्राइस और इनकम दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज होती है तो हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट या रोटेट होगी। तो अगर हमारा चेंजेस प्राइस के कारण होता है तो हम उसे रोटेशन बोलते हैं। अगर हमारा चेंज इनकम के कारण होता है तो उसे शिफ्टिंग बोलते हैं। क्लियर? अब देखो इसके कितने केस बनेंगे। रोटेशन हमने कहा कि रोटेशन होती है ड्यू टू प्राइस, और हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं? हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट हैं और एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट्स की जो है प्राइस वो बदल सकती है। मींस एक्स का रेट भी बढ़ सकता है, एक्स का रेट कम हो सकता है, इसी तरह वाई का रेट बढ़ सकता है या वाई का रेट कम हो सकता है। मींस आपके ये 4 क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है कोड हो सकता है। आपको कोड किया जा सकता है कि शो द इफेक्ट ऑन बजट लाइन व्हेन देयर आर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स या इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई। मीन चारों में से कोई एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको वो कोड कर सकते हैं। क्लियर? मीन्स रोटेशन के 4 टॉपिक आपने पढ़ने हैं। उसके बाद शिफ्टिंग होती है ओनली ड्यू टू इनकम। तो इनकम या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो इसमें हमारे 2 केसेस बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने शिफ्टिंग का टॉपिक करना है, मीन जब आपने इनकम के ड्यू टू चेंजेस देखनी है तो आपने प्राइस को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। मीन जब इनकम का केस पढ़ना है तो प्राइस कांस्टेंट लेके चलनी है, मीन्स प्राइस को चेंज नहीं करना। जब प्राइस वाला टॉपिक पढ़ना है तो इनकम को चेंज नहीं करना। मीन्स जिस चीज़ को आप कोड कर रहे हो, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, सिर्फ उसी को चेंज करना है, दूसरी को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रोटेशन के साथ। मीन्स अब एक बार फिर से देख लो कि आपने 4 डायग्राम करने हैं रोटेशन में।
जैसे मैंने प्रीवियस पेज में बोला कि हमारे पास 2 गुड्स हैं और 2 गुड्स में 4 केस बन सकते हैं। मींस एक्स का रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इसी तरह वाई का रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। आपको एग्ज़ाम में कोड होगा कि अगर इनमें से कोई चीज़ होती है तो उसका बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो बजट लाइन पे इफेक्ट पूछा जाएगा। सो बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप रिलैक्स होके ध्यान से केयरफुली वीडियो को देखोगे तो आपको इससे इजी कोई टॉपिक लगेगा ही नहीं। सो देखो, चारों डायग्राम में आपको कोई सा भी केस आए, मीन्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बेस की जो लाइंस है वो ड्रॉ करनी है, गुड एक्स गुड वाई लिखना है। और ये 60 और 30 वाली जो लाइन है वो इनिशियली आपने ड्रॉ कर ही देनी है। इसलिए मैंने चारों डायग्राम में पहले से ही 30 और 60 वाली जो लाइन थी वो ड्रॉ कर दी है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन को रीड करना है। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज। अच्छा, ये तो जर्नल सी बात है कि जब किसी भी चीज़ का रेट बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम। मीन्स इन्वर्स रिलेशन है, जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है वो फॉल होती है। क्लियर। मीन जब भी चीज़ का रेट बढ़ता है, चीज़ महंगी होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं। ठीक है। जब जो चीज़ है वो सस्ती होती है, मीन जब सेल लगती है तो हम ना चाहते हुए भी चीज़ को ज़्यादा स्टोर करते हैं क्योंकि वो हमें कम रेट में मिल रही है। सो ये लॉजिक है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है। तो इस इन्वर्स रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपने कर्व को रोटेट करना है। सो फर्स्ट केस है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज, जब किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो क्या होता है, डिमांड कम होती है। तो सिर्फ एक्स वाली साइड पे ही इम्पैक्ट डालना है। ठीक है। एक्स वाली साइड पे आपने जो हमारी डिमांड कर्व है, जो बजट लाइन है, उसको बैकवर्ड शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट नहीं कहेंगे, रोटेट कर देना है। बट वाई वाली साइड से पॉइंट सेम ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में वाई के बारे में कुछ भी नहीं गिवन। तो हमने वाई की साइड कुछ भी चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ एक्स पे इफेक्ट डालना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो इसलिए इंक्रीज होने से उसकी डिमांड जो है वो फॉल कर देनी। क्लियर। सेकंड केस, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज, अगर एक्स की रेट सस्ती हो जाए, मीन सेल लग जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे। तो सिर्फ एक्स वाली साइड से ही ज़्यादा आगे की साइड रोटेट करना है। यहाँ पर आप न्यूमेरिकल डिजिट भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 30 या 30 के बाद 50 लिख दो। कुछ भी नहीं लिखना तो ABCD पॉइंट भी कोड कर सकते हो। मीन्स जब रेट कम हुआ तो हम उसे ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। ठीक है। बट वाई का पॉइंट सेम ही रखा है, मीन्स सेम ओरिजिन वाले पॉइंट से ही कर्व जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसी तरह अगर वाई के केस आ गए तो वाई वाली साइड इफेक्ट डालेंगे। सो थर्ड केस कह रहा है कि प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज, वाई का रेट बढ़ गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर चीज़ महंगी हो गई है तो वाई वाला प्रोडक्ट हम कम परचेज करेंगे, तो वाई को कम परचेज कर लेना है। बट एक्स की साइड आपने कोई भी इफेक्ट नहीं डालना। लास्ट वन, व्हेन द प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज, अगर वाई सस्ती होती है, वाई प्रोडक्ट की सेल लग जाए तो हम उसे ज़्यादा परचेज करेंगे। ठीक है। बट एक्स को हमने सेम ही पॉइंट से स्टार्ट करना है। सो ध्यान से केयरफुली जो है वो ध्यान से इसको देखो, समझो कि सिर्फ जो इफेक्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन में, जिस साइड भी, सिर्फ उसी साइड आपने इफेक्ट डालना है। दूसरी साइड बिल्कुल भी इफेक्ट जो है आपने कोड नहीं करना। ठीक है। एक ही क्वेश्चन आएगा, सिंपली लिखा होगा कि व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज शो द इफेक्ट ऑन अ बजट लाइन। तो आपने इसको यहाँ से क्या कोड करना है, ड्रॉ करके आपने नीचे थ्योरी लिख देनी है कि व्हेन देयर आर दिस सिचुएशन द कर्व ऑफ कंज्यूमर बजट जो है वो रोटेट हो रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है। इस तरह आपने वहाँ पर कोड करना है, सिर्फ उसी साइड इफेक्ट डालना है जो क्वेश्चन में कोड हुआ है। आई होप आपको रोटेशन जो है वो क्लियर होगी। अगर आपको रोटेशन क्लियर हो गई है तो हम शिफ्टिंग का टॉपिक जो है वो भी क्लियर कर लेते हैं। शिफ्टिंग का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने के लिए डायग्राम भी बनाना ज़रूरी है, बट उससे पहले मैं आपको टेबल की हेल्प से समझाती हूँ। सो ये आपका इनिशियली टेबल था, ठीक है, जो हमने पिछले पेज पे बनाया था कि कंज्यूमर है वह 60 रुपीज़, अगर उसके पास 60 रुपीज़ हैं तो जो 2 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट है उसे वो मैक्सिमम 30 ले सकता है, जो 1 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट है उसे वो 60 ले सकता है। ठीक है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन कोड होगा कि अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है तो बजट लाइन पे इफ़ेक्ट शो करो। तो
एक साधारण सा लॉजिक अपने माइंड में रख लो कि अगर इंक्रीज इन इनकम का टॉपिक आया तो इनकम को डबल कर देना, मीन्स 60 से 120 कर देना, ठीक है। अगर डिक्रीज इन इनकम का टॉपिक आया तो 60 से 30 हाफ कर देना। क्लियर? मीन्स वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने 30 और 120 लेना है, आप 60 से 70 भी कर सकते हो या 60 से 50 भी कर सकते हो, बट एक आसान सा लॉजिक माइंड में रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया है कि अगर इंक्रीज बोले तो डबल कर दो, अगर डिक्रीज बोले तो हाफ कर दो। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर इनकम का केस आया तो मैंने सिर्फ इनकम ही चेंज की है, सी प्राइस बिल्कुल भी नहीं चेंज किए। प्राइस मैंने 21, यहाँ पर भी 21 और यहाँ पर भी 21 ही कोड किया है। मीन्स अगर इनकम वाला केस आ रहा है तो हमने सिर्फ इनकम पे ही इफेक्ट डालना है, प्राइजेस कांस्टेंट ही रखनी है। क्लियर? तो सिंपल है, टेबल आप कंप्लीट कर ही लोगे। सी अगर 120 के अकॉर्डिंग टेबल बनाना है, अगर 120 रुपीज़ से हमने 2 रुपीज़ वाली चीज़ लेनी है तो मैक्सिमम कितने चीज़ आएंगे, आपके आएंगे 60 यूनिट। अगर हमने 1 वाला लेना है तो 120 यूनिट। क्लियर? ऐसे ही 30 वाले बजट में से अगर हमने 2 रुपीज़ वाली चीज़ लेनी है तो मैक्सिमम हम उसके 15 यूनिट ले सकते हैं। अगर 1 वाली चीज़ लेनी है तो मैक्सिमम हम उसके 30 यूनिट्स ले सकते हैं। सो बहुत ईजी वे है कि सारा ही टेबल हाफ हो रहा है या सारा ही टेबल डबल हो रहा है, सिर्फ प्राइजेस को छोड़कर। सी हर डाटा डबल या हाफ हो रहा है। देखो हाफ हो रहा है, ये नहीं कि बजट ही मैंने हाफ किया 60 से 30, यहाँ पे भी डिजिट हाफ हो रहे हैं। 30 से 15 हो गया और 60 से 30 हो गया, यहाँ पर भी सब चीज़ डबल हो रही है। 120 30 से 60 हो रहा है और 60 से 120 हो रहा है। सो बहुत ही आसान लॉजिक है। अगर इंक्रीज आया तो डबल कर दो, अगर डिक्रीज आया तो हाफ कर दो, इनकम को, प्राइस को नहीं। ठीक है, अब डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सी ये आपके इनिशियल आप कर्व बनाओगे ऐसे 60-30 वाली, तो अगर इंक्रीज इन इनकम आ गया, जैसे बोला है टेबल वहाँ से ही कोड कर लेना कि 120 कर दिया, 120 के अकॉर्डिंग हमारे आंसर आए थे 60 और 120। सो पूरी की पूरी कर्व ही हमारी फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, ऐसे आपने पूरी फॉरवर्ड शिफ्ट कर देनी है। अगर डिक्रीज आ गया तो टेबल को हाफ करके कर्व भी आपकी पूरी की पूरी बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स ये जो डायग्राम शिफ्ट हुआ है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये टेबल के अकॉर्डिंग मैंने शिफ्ट किया है। सो टेबल आपने प्रीवियस पेज पे अंडरस्टैंड कर लिया था कि किस तरह चेंज करना है, कि अगर इंक्रीज इन इनकम आ रही है तो डबल कर दो, अगर डिक्रीज आ रही है तो हाफ कर दो। ठीक है, इंक्रीज पर डबल और डिक्रीज पर हाफ, तो वहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके जो है वो इफेक्ट जो है डायग्राम पर कोड कर देना। सो ये था आपका बजट, कंज्यूमर बजट का टॉपिक। ठीक है, और साथ ही उसकी रोटेशन और शिफ्टिंग। सो आपने ध्यान से इसको समझना है और 1-2 टाइम ड्रॉ करके देखना है, और उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं। सो ज़रूर नहीं है कि जैसे सिंपल हमारी बुक में या इस वीडियो में हमने सिंपल 4 या 6 केस किए हैं वैसे ही एग्ज़ाम में कोड होंगे। कई बार एग्ज़ाम में थोड़ा मोल्ड भी करते हैं, सो वहाँ पर पैनिक नहीं होना। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आप उस मोल्ड क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकते हो। सी मैं आपको एक एग्जांपल गिवन करती हूँ। सी अगर वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज और प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज, इसका इफेक्ट शो करो सिंगल डायग्राम में। ठीक है, एक का प्राइस बढ़ा है और एक का कम हुआ है। अब हमारे 6 केसेस में हमने ऐसा कोई भी केस नहीं किया, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, पैनिक नहीं होना कि हमने ऐसा किया ही नहीं है। तो बड़ी इजीली रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़ना। तो फर्स्ट अपना 30-60 वाला डायग्राम ड्रॉ करना। सी ऐसे सिंपल पहले अपना डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन में बोला गया कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज, तो जिस चीज़ का रेट बढ़ता है मीन्स एक्स का रेट बढ़ा है, इस मीन्स एक्स की कंजम्पशन कम होगी, पॉइंट प्लॉट किया। सेकंड केस उन्होंने दे दिया कि वाई का रेट कम हुआ है, मीन्स प्राइस ऑफ वाई फॉल हुई है, तो इट मीन्स हम उसको ज़्यादा परचेज करेंगे, तो 60 से ज़्यादा का पॉइंट लगा लिया। ठीक है, बस क्या करना है, उन्होंने डायग्राम में बोला है या क्वेश्चन में बोला है कि हमने ये इफेक्ट सिंगल डायग्राम में शो करना है, तो कोई बात नहीं, सिंगल डायग्राम कोड कर दो। दोनों पॉइंट हमने लगा लिए हैं, दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे, तो इस तरह आपका इफेक्ट शो हो गया।
सो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये नहीं बोल सकते कि जो क्वेश्चन आपको बुक में गिवन है वो सेम सेंस में क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो बट उस चेंजेस से आपने पैनिक नहीं होना, वो भी बहुत सिंपल ही चीज़ होगी, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए वो थोड़ा घुमाएंगे क्वेश्चन को। तो अगर आपने टॉपिक को ध्यान से समझा है तो आप उस मोल्ड क्वेश्चन को भी 100 to 10% अटेम्प्ट कर सकोगे। सो आई होप आपको कंज्यूमर बजट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।